पहले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ लिए थे, रासायनिक अभिक्रिया के, है ना, वेग तथा उसमें उसको प्रभावित करने वाले कारक के अध्ययन को क्या कहते हैं, रासायनिक, है ना, जो कि हम निकाले थे। रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो हम निकाल सकते हैं किसके किसके कंसंट्रेशन से, या तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से निकाल सकते हैं या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से निकाले। जो डेल्टा आर निगेटिव का था विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी, समय के साथ अभिकारक या सांद्रता में परिवर्तन को ही कहते हैं अभिक्रिया का वेग या दर। तुम बोलिए, दोनों मिला के वेग प्लस दर बराबर क्या हो गया, तो वेग सिर्फ वेलोसिटी बटे टाइम ही नहीं होता है। वेग जो होता है वो अभिकारक के खपत होने का दर, सॉरी अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। समय परिवर्तन क्या, इस परिवर्तन में होने वाला लगा समय, ये था परिवर्तन में लगा, परिवर्तन में लगा समय था, और ये अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन। इसको हम लोग प्रोडक्ट के तरीके से भी निकाले थे, है ना, तो था डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या था, प्रोडक्ट के सांद्रण में परिवर्तन, मतलब प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन में लगा समय, यही ना। ये डेल्टा टी जो बताता है पवी परिवर्तन में लगा, ये देखें। इसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि ये जो होता है दोनों आपस में क्या होता है, मतलब जितना दर से रिएक्टेंट खत्म होता है उतना ही दर से प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टेंट में माइनस लगने का मतलब ये है कि ये खत्म हो रहा है, इसकी सांद्रता में कमी आ रही है ना, और इसकी सांद्रता में बढ़ोतरी आ रही है। ठीक, इसको कैसे समझ सकते हो, जैसे एक आटा चिक्की जाते हो ना, उसमें क्या डाल दिए, गेहूँ डाल दिए। अब समय के साथ क्या होगा, गेहूँ का भी आटा बन रहा है, तो आटा को तुम समझो प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट और दिस इज गेहूँ रिएक्टेंट। समय के साथ साथ गेहूँ की मात्रा में कमी आएगी और आटा की मात्रा में, एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा था कि गेहूँ पूरा था, आटा जीरो था, एक समय ऐसा आएगा कि गेहूँ जीरो बचेगा और आटा पूरा हो जाएगा। तो इसको इस तरह से समझ सकते हो। और इस गेहूँ से आटा, गेहूँ मान लो कि किसी समय पे t=0 समय पे, जिस समय आटा चक्की शुरू नहीं हुआ, उस समय आटा की सांद्रता 10 था, है ना, ये था R1, लेकिन t=समथिंग t समय पे आटा का सांद्रता जो है वो कम है, तो ये R2 हमारा कितना आ गया 8। तो इसको हम निकाले थे फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा आर बराबर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। अच्छा, इसमें लगा समय कितना, मान लो टी जीरो समय पे इतना था, और मान लेते हैं कि टी समय कितना समय, कुछ समय लेते हैं ना, तब जाकर समझ में आएगा। बस रिवीजन है, कल पढ़ा चुके हैं इस चीज़ को परसों। t मान लो 5 सेकेंड, तो
इसको मान लो टी नॉट और इसको मान लो टी। ये क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल टी माइनस टी नॉट, तो 8 माइनस 10 बटे 5 माइनस 0। ठीक है, टी नॉट जिस समय शुरू नहीं हुआ था, समय 0 था, उस समय से लेंगे जिस समय से चलना शुरू हुआ। जिस समय अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ था उस समय टी क्या है, 0। कितना हो जाएगा, ये अभिक्रिया का वेग हो जाएगा, जो कि हम लोग निकाले भी थे वो। अब चलते हैं वेग का व्यंजक निकालते हैं। आज से यहाँ से पढ़ेंगे रासायनिक वेग का व्यंजक। मानते हैं कि अभिक्रिया इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रस सममितीय गुणांक जो है ए है, और ये रिएक्टेंट है ए। अगला रिएक्टेंट है बी, जिसका रस समीकरण ए, और मतलब स्मॉल ए है, सो बता रहे कि उस अभिक्रिया का कितना मोल, उसी को रस समीकरण मितीय गुणांक भी कहते हैं, जो कि हम पहले पढ़े। इससे प्रोडक्ट बनेगा स्मॉल सी कैपिटल सी, और एक और प्रोडक्ट मान लो बन गया स्मॉल डी कैपिटल। तो ये स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए का मोलों की संख्या ये, और ये क्या है, अभिकारक है। बी भी क्या है, अभिकारक है। सी क्या है, प्रतिफल है, और ये भी क्या है, प्रतिफल है। और ये ए बी सी डी क्या हो, ए तथा बी, ये क्या है, अभिकारक है। सी तथा डी क्या है, प्रतिफल है। ए बी सी डी, ये क्या है, रस सममितीय गुणांक, इसको मोल की संख्या भी कर सकते हैं। अब किसका मोल, जिसके आगे लगा रहे, स्मॉल है किसका मोल है, कैपिटल ए का है। स्मॉल बी कैपिटल बी का मोल है। मतलब क्या, कितना, ए मोल ए, बी मोल बी, सी मोल सी, डी मोल सी। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। N2 प्लस H2 बराबर NH3। इसको बैलेंस करो। अच्छा, N को हम क्या मान सकते हैं, ये जो N है ये हमारा A है, और इसका स्मॉल ए कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं है तो एक से गुना कर सकते हैं। देखो बी जो है वो हमारा हाइड्रोजन है, और इसका स्मॉल बी ये 3 है। सी जो है हमारा अमोनिया है, और स्मॉल सी जो है 2। अगला प्रोडक्ट नहीं बना, अगर बनता तो उसको डी से कंपेयर करते। एक प्रोडक्ट, एक 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, एक से अधिक प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। जैसे ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो क्या क्या बनता है, ग्लूकोज को तोड़ने पर पानी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ओ सॉरी ऑक्सीजन बनता है, जल बनता है, और एनर्जी बनता है ना। तो ये समीकरण समझ में आया। एक एग्जाम्पल और ले, H2 प्लस I2 इजकल, ये बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। अब इसको बैलेंस करो। हाइड्रोजन इधर कितना, 2 गो, इधर कितना है, 1 गो है। बैलेंस करने के लिए 2 से गुना करना होगा। आयोडीन इधर कितना हो गया, 2 गो हो गया, इधर भी 2 गो, बैलेंस हो गया। अब इसका स्मॉल हाइड्रोजन का, अच्छा ए क्या हो, कैपिटल ए क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। स्मॉल ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लग जाएगा।
बी क्या हो जाएगा I2, स्मॉल बी क्या हो जाएगा कुछ नहीं तो एक, सी क्या हो जाएगा HI, सी जो हो जाएगा HI हो जाएगा। स्मॉल सी जो है स्मॉल सी क्या हो जाएगा क्योंकि इसका समीकरण गुणांक जो है वो इस तरह से समीकरण आता है। चलो आगे चलते हैं। अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के घात के समानुपाती होता है। मतलब मान लो किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होता है A और B, जैसा हम अभी देखे हैं। तो क्या कहता है अभिक्रिया का वेग, तो हम लिख देते हैं अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है किसके अभिकारक के सांद्रता। अभिकारक का सांद्रता क्या ऐसे लिखते हैं हम, दो अभिकारक है तो AB, सांद्रता के घात, घात मान लो X इसका Y। तो अभिक्रिया का वेग जो होता है अभिकारक के सांद्रता के घात के समानुपाती होता है। ये इक्वेशन बिल्कुल ही बोला है। इसको बराबर करने के लिए हम एक स्थिरांक लगाए थे, इसको K कहते हैं, A टू द पावर X B टू द पावर Y। और K जो है वो वेग अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। इसका आगे लिख सकते हो अभिक्रिया का वेग, यहाँ पे भी लिख सकते हो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग ये जो है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। और ये जो हमारा आया है ना, इसको बोलते हैं वेग का व्यंजक। ये हमारा व्यंजक मतलब क्या होता है फार्मूला होता है। ये है वेग का व्यंजक और व्यंजन में क्या अंतर क्या बोले व्यंजक और व्यंजन व्यंजन का खाना है पकवान होता है। अच्छा अच्छा, और व्यंजक में होता है फार्मूला। और तो तुम पढ़े हो 10 में बीजीय व्यंजक है ना, अलजेब्रा, और उसमें खाली समीकरण ही, तो व्यंजक मतलब समीकरण भी समझ सकते हो या फिर फार्मूला समझ सकते हो। A प्लस बी का होल स्क्वायर ये फार्मूले का है, इसको तोड़ के A स्क्वायर प्लस 2B प्लस बी स्क्वायर हम लोग करते हैं। अच्छा, अब चलते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो देखो ये जो हम देखें ना, इसका जो घात है और इसका घात है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है उसके घातों का जितना योग होता है ना, उसको कहते हैं उस अभिक्रिया का कोटि। जैसे मान लो यहाँ पे x प्लस वाई, ठीक से यहीं पे समझ लो कि इसका पावर x है, इसका पावर y। तो अभिक्रिया का वेग का कोटि क्या होता है, मान लो कि 0 आया, 0 ऑर्डर रिएक्शन, 1 आया तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस दोनों को जोड़ के अगर 0 आ गया
तो कोटि क्या हो जाएगा अभिक्रिया का? शून्य। इस दोनों को जोड़ के अगर 1 आ गया तो अभिक्रिया की कोटि, कोटि समझते हो ना? कोटि मतलब ही पावड़े होता है, 10 के पावर इतना, 10 के पावर इतना कोटि का। हाँ, पड़ास, अभिक्रिया का पड़ास भी कर सकते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि, इसका पहले लिखते हैं फॉर्मूला। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका डिफिनीशन लिखते हैं। डिफिनीशन क्या कहता है? वेग व्यंजक में अभिकारकों के घातों का योग। वेग का व्यंजक हम निकाले थे क्या? वेग, दिखाई नहीं देगा, ब्लैक से a to the power x b to the power हाँ लो बराबर है तो के तो लिखना होगा। तो इस वेग व्यंजक में डिफिनेशन लिख के चलते हैं, देखते करते हैं। वेग व्यंजक में अभिकारक ए और बी होता है, ऐसा माना हुआ है। ऐसा नहीं कि अभिकारक ए और बी होता है, मान लीजिए एक्स वाई भी मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम ए बी माने और किताब में भी ए बी करके ही माना हुआ है। वेग व्यंजक में अभिकारक के सांद्रता के घातों, सांद्रता अभिकारक का सांद्रता है का घात कितना है? एक्स। योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। सिंपल डिफिनीशन है। डेफिनेशन सबको समझ में आ गया? लाइन कट गया। तो यहाँ पे पावर x है, यहाँ पे पावर x प्लस वाई जो होगा ये क्या कहलाएगा? अभिक्रिया की क्या की पावर यही और x और y, और इसको कहते हैं n से, इसको सूचित करते हैं n से। मतलब हम कह सकते हैं n इजकल टू x प्लस y। ये चीज़ मानो किसी भी अभिक्रिया में क्या होता है? किसी भी अभिक्रिया में रिएक्टेंट जो है वो किस में बदलता है? प्रोडक्ट में बदलता है। तो अभिक्रिया का कोटि क्या है? इसमें रिएक्टेंट कौन है? अभिकारक कौन है? ये अभिकारक है और ये प्रतिफल। तो कोटि का डिफिनेशन क्या बताता है? अभिकारक के सांद्रता का, समझ गए? n क्या है? x प्लस वाई जो पावर था सबका, हम टोटल अभिकारक को एक साथ लिख दिया और टोटल प्रोडक्ट को एक साथ लिख दिया। और n जो है कोटि है, जो कि हम पीछे देखे थे, जहाँ पे n क्या है? अभिक्रिया की कोटि है और R जो है वो अभिकारक की सांद्रता है।
है ना। आर जो है अभिकारक की सांद्रता है और एन जो है अभिक्रिया की कोटि है। अभिक्रिया की कोटि जो होता है 0, 1, 2, 3, 4 हो सकता है, बढ़ते जा सकता है। नहीं लिखा हुआ क्या? हाँ देखिए चलो, अब n बराबर 1 होगा तो उसको कहेंगे, सॉरी n बराबर 0 होगा। इस n का मान, ये जो n का मान अगर 0 हो जाए तो उसको कहेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया। n का मान अगर 1 हो जाएगा उसको कहेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया। n का मान अगर 2 हो जाए तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया। ज़्यादातर हमको इतना ही तक पढ़ना, इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं। n का मान अगर 0 आता है तो इसको कहते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया। n का मान अगर 1 आ जाए तो इसको कहते हैं प्रथम कोटि तरन्नुम नहीं आई है ना, प्रथम कोटि तरन्नुम नहीं आई। प्रथम कोटि, इसलिए कहते हैं फालतू नहीं बोलो। n का मान अगर 2 हो जाए तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया। n बराबर अगर 3 हो जाए तो तृतीय कोटि अभिक्रिया। etc। अच्छा, वेग का अभी तक हम 2 व्यंजक ज्ञात किए। वेग का व्यंजक पहला था, है ना, देखिए या ये था, किताब घर देखना रे, घर तो तुम इतना किताब देखता है कि। और दूसरा वेग का व्यंजक, दूसरा वेग का व्यंजक जो हम अभी निकाले क्या था, के ये निकाले। अच्छा, यहाँ से ये था वेग बराबर, इसका वेग स्थिरांक का इकाई यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? इसको अभी रहने दो। यहाँ से निकालो तो वेग स्थिरांक के बराबर क्या हो जाएगा, वेग बटे अभिकारक का सांद्रता, है ना, सॉरी स्क्वायर कहाँ से मिलेगी, n देना है ना। अगर n का मान 1 हो जाए यदि तो इसका हेडिंग क्या देंगे हम लोग, हेडिंग दे देते हैं
वेग स्थिरांक की इकाई। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई जो है सभी कोटि की अभिक्रिया के लिए अलग अलग होगा। देखते हैं कैसे। शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का इकाई, इसमें क्या होगा, n बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास k बराबर कितना आया था, वेग बटे r के पावर कितना, क्योंकि n बराबर 0 हो जाएगा। तो वेग का क्या होता है, वेग का इकाई ये होता है सांद्रता बटे समय बटे सांद्रता का पावर 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ओवरऑल सांद्रता बटे समय बटे 1, नहीं लिखे भी तो भी काम चलेगा। अच्छा, सांद्रता का होता है मोल, कितना मोल 1 लीटर में घुला हुआ है। एक लीटर विलायक में बिलियन में सॉरी घुले के मोल की संख्या, ऐसा। तो सांद्रता बराबर हो जाएगा मोल बटे लीटर, मोल प्रति लीटर, मोल लीटर -1, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे हम सांद्रता का क्या लिख देंगे, मोल प्रति लीटर। बटे समय का सेकेंड, आगे क्या लिखेंगे, मोल लीटर -1, और आगे वाला पेज में चलते हैं, नहीं तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं क्या। मोल लीटर सेकेंड मोल प्रति लीटर प्रति, ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए था। अब हम चलते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। मैं बता रहा हूँ, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए n बराबर कितना हो जाएगा, तो k बराबर क्या होता है, वेग बटे
वेग बटे सांद्रता आर का पावर एक, वेग का मोल प्रति लीटर। वेग बटे सांद्रता का पावर एक, वेग बटे सांद्रता। अच्छा, वेग बटे सांद्रता आया। वेग का क्या आया था? मोल प्रति लीटर। लीटर -1। और इसका क्या था? सांद्रता सर का। उसका समय का भी तो होगा। हाँ, इसमें नहीं वेग का सिर्फ। हाँ, तो उसमें समय नहीं होगा। हाँ, समय होगा। जैसे यहाँ पे पिछला वाला में आया था। प्रति सेकंड ना, ये आया था, ये वाला। ओ सर, कार्य भी कर दिया। सेकेंड इनवर्स। और इसका क्या? वही मोल बटे मोल लीटर इनवर्स या फिर मोल प्रति लीटर, दोनों कर सकते हैं। लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स गया, प्रति सेकंड बचा है। मोल से मोल जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रति सेकंड। प्रति सेकेंड, मतलब सेकेंड माइनस, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो मात्रक होगा वो प्रति सेकेंड। अब देखते हैं हम लोग। तुम लोग सेकेंड ऑर्डर का निकालोगे खुद से, कोशिश करो तो। जल्दी यहाँ से थोड़ा धीरे वीडियो देख के उतारना, पूरा पीडीएफ भेज देंगे। इसको सेव करें, डायरेक्ट पीडीएफ ही भेज देंगे, डायरेक्ट उससे भी उतार सकते हो। नहीं समझ में आया तो वीडियो देख लो, नहीं समझ में आया तो इससे पिछला में आप खाली वीडियो भेज दिए थे ना, उस बार सेव ही नहीं हो पाया था, पता नहीं, हम खोजते रहे सेव मिल भी नहीं किया, इसलिए नहीं दे सिर्फ वीडियो भेज पाए थे, नहीं तो हम पीडीएफ वीडियो सब भेज देते। चलो मान लेते हैं रिएक्टेंट से जाएगा प्रोडक्ट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अभी कारक से बनेगा प्रतिफल। डेल्टा बी आर बाई डी टी है ना, ये हाँ हम बताए थे कि दो अभिक्रिया के वेग का हम दो फार्मूला निकाले थे, पहला ये वाला और दूसरा तात्क्षणिक वेग के लिए। सर के- ये वाला तो तात्क्षणिक वेग के लिए ना निकाला था। हाँ तत्क्षणिक वेग से ही, मान लो एक एक क्षण को जोड़ते जाओगे तो पूरा अभिक्रिया का वेग आ जाएगा, हाँ, तो इसीलिए इसका वो- इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो पूरा आ जाएगा। हाँ तो माइनस आर हो गया। के आर का पावर एन, ये निकाले थे, ये क्या है? अभिक्रिया का वेग का फॉर्मूला एक ये आया था और एक ये आया, छोटा सा है, इसी को इंटीग्रेट करेंगे बड़ा सा आ जाएगा, जोड़ते 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 जोड़ते। शनि अभिक्रिया।
अब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए यहाँ पे सिर्फ के बचा है। क्या हो जाएगा? n n बराबर हो जाएगा 0, n बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो माइनस का डी आर बटे डी टी बराबर के आर का पावर कितना? कितना हो जाएगा? माइनस का डी आर बटे डी टी आर का पावर मतलब किसी भी चीज़ का पावर 0 रहता है किसी चीज़ का पावर अगर शून्य हो गया मतलब क्या? तो 1 हो जाता है। इंटू 1 कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो फाइनली हमारा जाएगा डी आर बाई डी टी इजकल टू माइनस डी आर बराबर के डी टी। अब क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। माइनस का डी आर बराबर के डी टी, माइनस का डी आर बराबर के डी टी। अच्छा, इधर से माइनस हटा दो, उधर लगा दो। डी आर बराबर माइनस के डी टी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। माना जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी तब P0 टी क्या हो जाएगा? T0 और P भी 0 R जो हो जाएगा R0 हो जाएगा। R0 मतलब R0 कहने का मतलब है कि पूरा T=0 समय पे सांद्रता कितनी थी, है ना? सर उस समय प्रतिफल भी तो शून्य होगा, तो अभिक्रिया नहीं होगी। हाँ, प्रतिफल उस समय कुछ नहीं होगा। अच्छा, कुछ समय बाद या फिर T समय बाद, T समय T= कितना हो जाएगा? T बात समझ रहे हो ना? T समय बाद T= मान लीजिए T हो गया, कुछ समय बाद समय जो इसका T हो गया, और इस समय अभिक्रिया जो है वो हो रही थी, और उस समय जो हमारा सांद्रता था वो क्या था? T समय पे सांद्रता। तुम इसको R1 R2 भी मान सकते हो, या फिर R0 R2। मतलब जिस ये R0 क्या है? R0 है अभिकारक की सांद्रता जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई। ऐसा कुछ। और ये है अभिक्रिया शुरू होने के T समय बाद, कुछ समय बाद, मतलब T समय बाद। ये है अभिक्रिया शुरू होने के T समय पश्चात अभिकारक का अभिक्रिया शुरू होने के T समय बाद अभिकारक की सांद्रता है ना? इसमें कोई दिक्कत?
इस पेज को clear करते हैं। अब चलते हैं आगे। एक चीज़ और ध्यान में रखना, हमने इंटीग्रेशन जब पढ़े थे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बराबर होता है एक्स, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई करोगे तो वाई आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड करोगे तो जेड आएगा। ये चीज़ ध्यान, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इक्वल टू वाई होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड जो होता है वो जेड होता है। मैथ में पढ़े हो कि नहीं अभी तक? अब शुरू होने वाला होगा, डिफरेंशिएशन चल रहा है अभी। सर जी बोलते हैं कि हमारा से चलवे नहीं करता। चलो तो हमारा अब इंटीग्रेशन करते हैं। हमारा क्या था, आया था डी आर माइनस के डी, इंटीग्रेट करो कहाँ से कहाँ तक। जब सांद्रता कहाँ से कहाँ तक था, 0 समय पर सांद्रता था, और कहाँ तक, जब t समय पर इसका सांद्रता था। और ये समय है, समय को इंडिकेट कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़, हाँ चलो, कहाँ से कहाँ तक, जब t इजकल टू 0 था और जब t इजकल टू t हो गया। अच्छा ये चीज़ समझ में आया। कहाँ से, r0 से rt तक इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा माइनस के बाहर निकल जाए, क्योंकि ये जो है वो स्थिरांक है, स्थिरांक का इंटीग्रेशन नहीं होता है। dt को करना है कहाँ से कहाँ तक, 0 समय से लेकर t समय तक। अच्छा इसको स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर जोड़ते 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 टोटल क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। लेकिन इसको कहाँ से कहाँ तक, r0 से rt तक ले जाना है। अच्छा छोटा छोटा, अच्छा dt को भी ले लेते हैं। कहाँ dt भी हो जाएगा t, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। जीरो से ठीक है। अच्छा इसमें फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फाइनल क्या है, आर टी माइनस आर नॉट, नेगेटिव का के, टी माइनस 0। जब टी 0 से था और टी कहाँ पहुँचा, टी तक, तो फाइनल टी हो गया और इनिशियल 0, t माइनस 0। अब क्या हो जाएगा, आर टी माइनस आर नॉट इक्वल टू निगेटिव के, और इधर से t गुना हो जाएगा। अच्छा आर टी बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, निगेटिव, अच्छा आर नॉट प्लस आर नॉट पहले जोड़ देते हैं, आर नॉट माइनस के मतलब ये फार्मूला तुम्हारा क्या बता देगा कि t समय पे रिएक्शन शुरू होने के t समय बाद अभिकारक की सांद्रता कितनी होगी। इस फार्मूले से कोई इस तरह का क्वेश्चन दे कि ऐसा ऐसा अभिक्रिया हो रहा है, बताइए कि t समय बाद अभिकारक की सांद्रता कितनी होगी। यही क्वेश्चन शायद तुम पूछी थी, ध्यान में नहीं। चलो हम देखेंगे उस क्वेश्चन को, अभी हमारे भी ध्यान में नहीं है। अच्छा इसका, अच्छा इसको ये अरेंज कर लेते हैं। आर टी बराबर निगेटिव के टी
प्लस, अच्छा तुमको लगता है y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में लग रहा है? हाँ ये तो ठीक है। मतलब क्या, आर टी जो है तुम्हारा y है, y एक्सिस पे जाएगा। अच्छा m जो है तुम्हारा माइनस का k है और x एक्सिस पे जाएगा तुम्हारा समय, है ना। और ये आर नॉट जो है वो c है, जहाँ से ग्राफ शुरू होता है। इसका ग्राफ हम बनाते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ तुमको आता है? हाँ, अगर m जो है ना निगेटिव हो तो ग्राफ नीचे की ओर आता है, ग्राफ आएगा नीचे की ओर। m जो है अगर पॉजिटिव हो तो ग्राफ जाता है ऊपर की ओर। इसका ग्राफ देखते हैं। क्या है हमारा इक्वेशन, क्या है इक्वेशन है हमारा आर टी बराबर है निगेटिव के टी प्लस आर नॉट, है ना। तो y एक्सिस पे कौन आएगा? ये हमारा y एक्सिस है, इधर आ जाएगा आर टी। अच्छा ये हमारा m है, x पे कौन आ जाएगा? तो ये हमारा x एक्सिस जो है इस पे आ जाएगा t। और r नॉट जहाँ से ग्राफ शुरू होगा, मान लो यहाँ से ग्राफ, यहाँ कहीं से ग्राफ शुरू, कंसंट्रेशन यहाँ है, ठीक। अब m बराबर क्या है? माइनस के। m का मान अगर माइनस हो तो ग्राफ कैसे आएगा? नीचे की ओर। तो ग्राफ तुम्हारा जो हो जाएगा समथिंग लाइक दिस। ऐसा ग्राफ हो जाएगा। m इक्वल टू माइनस। अच्छा ग्राफ समझ में आया? तो ये था शून्य कोटि के लिए। अब चलते हैं प्रथम कोटि के लिए। छुट्टी, बस ये लास्ट टॉपिक। क्या बुखार उखार लगा हुआ है? तो काहे आगे तबियत खराब करते? इतना कर देते, मतलब सारा कुछ हम लोगों को पता ही है, बस एक और इंटीग्रेशन करना है, कुछ नहीं। नौ बजे और इनको 10 बजे तक पढ़ते हैं, बस 9:15 तक छूट जाओगे। एक घंटा उसमें बुला दीजिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए यहाँ से जो लिखा है ना, तो पहले किताब भी पढ़ना, ठीक है। इसको भी पढ़ना और किताब भी पढ़ना, और उसमें से कुछ ऐसा ही बात होगा जरूरी होगा उसको भी। घरे जाके उतारिए। हाँ, इसको भी पढ़ना, किताब भी पढ़ना, साथ साथ उतारना, और लगे कि इस जगह पे ये बात और लिखाना चाहिए, लिखना, तब बेहतर नोट्स बनेगा। अब 3 बजे रिवीजन हो गया। हाँ, मेहनत तो करना होगा ना। हाँ सर, सही बोल रहे हैं आप।
चलो ये सब चीज़ तो हमको तो ये तो कंफर्म है। अच्छा, इसके लिए n बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वेग बराबर क्या होता है? निगेटिव का dr dt, निगेटिव का बराबर k नहीं रे, शुरू से चलो ना। ऐसा n का मान कितना डालेंगे आप? 1 डालेंगे। ऐसा आगे क्या आ जाएगा? अगला स्टेप आ जाएगा निगेटिव का dr बटे dt है k इंटू, तिरछा गुना कर देते हैं। निगेटिव का dr बराबर kr dt, dr निगेटिव kr dt। अब करते हैं दोनों का इंटीग्रेट। कहाँ से कहाँ? मान लो कि फिर वही कंडीशन, मान लो कि रिएक्शन जिस समय शुरू नहीं हुआ था, t इजकल टू 0 पे r जो होगा r0 होगा, और t इजकल टू t पे r जो है वो rt होगा, है ना। मतलब t इजकल टू 0 पे ये r0 था, t इजकल टू t पे ये हो गया था rt हो गया, ये हो गया था शॉर्टकट में। तो सबको अब समाकलित करते हैं। ऐसा दोनों तरफ इंटीग्रेशन को समाकलन कहते हैं। समिस क्या होता है? जोड़। सम जोड़ आकलन मतलब जोड़ना करने पर। अच्छा रुक जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। समझिए तो बराबर है। ऐसा करते हैं, डी आर बटे आर को ले आते हैं, डी आर के नीचे आर ले आते हैं, डी आर बटे निगेटिव ऑफ के डी। दो इंटीग्रेशन अब अच्छा, इसका इंटीग्रेशन कौन कौन कर सकते हैं? सर आर माइनस ऊपर जाएगा तो आर का पावर -2 बाई -1 हो जाएगा। अच्छा देखते हैं, इधर का माइनस ऊपर जाएगा। सबसे पहले तो इसमें से के निकाल देते हैं माइनस करके। नेगेटिव के बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं डी टी। लेकिन एक चीज़ हम भूल गए, कहाँ से कहाँ तक? आर नॉट से आर टी तक और जी 0 से टी तक। आर इनवर्स आर का पावर -1 है।
इसका एक फार्मूला है, डी एक्स बाई एक्स को लॉग एक्स लिखते हैं। तो देखो डी आर बाई आर है, इसको लॉग आर लिखते हैं। इंटीग्रेशन जिस समय तुम लोग को सिखाया तो उस समय पढ़ाया था, खुद भी भूल गया। डी एक्स बाई एक्स सर वहाँ पे मतलब आर को ऊपर ले जाके इसका ही तो कर सकते हैं। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल है। फिर भी वहाँ पे लॉग 1/x फिर आएगा ना, तो 1/x को log x लिखते हैं, तो डायरेक्ट कहीं लिखेंगे ln x, या फिर log x, जिसका बेस इसको कहते हैं log बेस e टू द पावर x जिसका रहता है ना, उसको ln x लिखते हैं। log e। अच्छा log 10 के पावर x रहता है, उसको तो सीधा log x लिखते हैं। देखो log यहाँ अच्छा यहाँ पे इसको लिखते हैं आर नॉट आर टी डी आर बाई आर, इसको log आर लिख सकते हैं, एल एन बराबर माइनस का के आगे। इसको कहाँ से कहाँ तक ले जाना है? अच्छा इसका ये सिंबल हटा भी सकते हैं, पोस्ट वाला डाल देंगे। आर नोट से अब इतना करने के बाद क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो करना है। कितना हो जाएगा? log आर टी माइनस log आर जी आर नॉट, फाइनल आर टी हो जाएगा एल एन आर टी माइनस एल एन आर नॉट बराबर माइनस के, जीरो से टी देगा था ना, तो टी माइनस जीरो, ये क्या हो जाएगा? बी ये इस स्टेप में दिक्कत है कि इसमें है कि इसमें कौन बड़ा डी, इसमें तो डी है नहीं। ओह अच्छा, ये डी स्मॉल था ना, इसको इंटीग्रेट करने पे पूरा टोटल टी आ जाएगा ना, स्मॉल स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी करेंगे तो टोटल टी आ जाएगा। तो टोटल टी आ गया मतलब छोटा खत्म हो गया, बड़ा आ गया। अब टोटल टी आ गया है, ये इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? तो टी इजकल टू जीरो से लेकर टी इजकल टू टी समय तक, तो ऐसे कर दिए। और इसको करने के बाद इसको कर दिया, फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं, बाद वाला में से पहले वाले को घटा देते हैं, तो के टी माइनस। ये तो पहले में भी पूछना चाहिए था, पहले में भी यही प्रोसेस हुआ है। अब क्या हो जाएगा? एल एन आर टी माइनस एल एन आर जीरो बराबर निगेटिव का के टी। अगले पेज में इसको लेते हैं, इस फॉर्मूले को कहाँ था? एल एन आर टी माइनस एल एन आर नॉट बराबर आया था निगेटिव का के, या एक काम करते इसको इस तरफ ले जाओ,
एल एन आर टी बराबर निगेटिव का के टी प्लस एल एन आर। अच्छा, ये हमारा आ गया। अब पूछेगा कि देखो ना, इसमें हम इतना गेहूं डाले थे मशीन में, इतना समय। अभी ये के जो है मशीन के पीसने का क्षमता समझ लो, है ना, हर मशीन का अपना अपना पीसने का क्षमता है, तो के उसका क्षमता है। अगर टी समय बाद, है ना, कितना पिसा जाएगा या फिर कितना गेहूं बचल रहेगा, आर है टी, कितना मतलब टी समय बाद कितना पिसा जाएगा, कितना गेहूं बचल रहेगा, कहने का मतलब ये। इसका ग्राफ क्या, फिर वही होगा, के निगेटिव में है, फिर वही हो जाएगा। ग्राफ देख लेते हैं बस। बड़का बनाइएगा। वाई इज कल्टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो एल एन आर टी माइनस एल चल गया था बराबर है ना, माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट ई वाई के जगह पे आ जाएगा, ई एम के जगह पे आ जाएगा, ई एक्स के जगह पे आ जाएगा, सी के जगह। तो सी मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ से स्टार्ट होगा, वाई मतलब वाई एक्सिस किस चीज़ का, ये वाई एक्सिस है, ये क्या हो जाएगा एल एन आर टी, और एक्स एक्सिस पे एल एन आर जीरो है, ये एक्स एक्सिस है। टी ना होगा सर, हाँ के टी ना होगा, एक्स के जगह पे वो ना सही बोला। यहाँ पे समय मतलब ये बता रहा है समय के साथ प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, खत्म होने का दर बता रहा है। अब प्रोडक्ट नहीं, रिएक्टेंट के खत्म होने का दर बता रहा है, प्रोडक्ट तो बन रहा है। अच्छा, एम जो है माइनस में है, मतलब इसका स्लोप कैसा आएगा, डाउनवर्ड। अगर आपके उल्टा जाएंगे तो प्रोडक्ट का बनने का दर आएगा। हेलो, कोचिंग में है क्या है, एम जो है वो माइनस का पेड़